नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर भारत पर आज हम फोकस करेंगे। संसद में कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा मचा है, लेकिन तूफानी मानसून सत्र के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हफ्ते के आखिरी दिन पूर्वोत्तर के लिए में बिताए। ये कदम दिखाता है कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने गुवाहाटी से दिल्ली की यात्रा शुरू की, उसी के कुछ घंटों बाद असम और मिजोरम के बीच सीमाई विवाद भड़क उठा। दोनों ओर से गोलियां चली। असम पुलिस के 6 जवानों को जान गंवानी पड़ी और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये दो राजनीतिक विचारधाराओं या दलों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि इस हिंसा की जड़ों में एक लंबा इतिहास है। ये दो राज्यों के बीच का पुराना ऐतिहासिक टकराव है। शिलांग में गृह मंत्री और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ऐतिहासिक बैठक का एजेंडा सीमा विवादों का निपटारा। कि 2024 के चुनाव के पहले फ्रेश मैंडेट लेने जाएंगे, उसके पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी जितनी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और आप लोगों ने भी इसके लिए मन बनाना चाहिए, इसके लिए इच्छा बनानी। 48 घंटे बाद हुआ ये। राइफलों से 30 मिनट तक लगातार गोलियां बरसती। असम पुलिस के 6 जवान पड़ोसी राज्य मिजोरम पुलिस की गोलियों की भेंट चढ़ गए। और वारंगटे से कुछ ही दूर ये इलाका है। ट्रिगर पॉइंट हम इसको कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शुरू होने का स्थान ये पूरा का पूरा इलाका है। और वारंगटे के पास ये इलाका है। और यहाँ पर मिजोरम पुलिस के लोगों के मुताबिक यहाँ पर फायरिंग हुई थी। घटना के गवाहों ने बताया कि असम प्रशासन जब अपनी जमीन से मिजोरम का अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो हिंसा भड़क गई। हालात बिगड़े तो मिजोरम सीएम जोरामथांगा और असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर के सार्वजनिक मंच से एक दूसरे पर हिंसक तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए। असम सरकार का कहना है कि सीमाई जिलों करीमगंज, काछार और हाइलाकांदी में कमांडो बटालियन तैनात की जाएगी। मिजोरम सरकार ने भी कहा पीछे नहीं हटेंगे। फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आई विल नॉट अलाउ ए इंच ऑफ लैंड टू बी टेकन ओवर। If Constitution give there even entire Barak Valley, I have no issue. About 200 Assam police suddenly came and raided and occupied on the Mizoram side of the CRPF camp. Few policemen who are on the normal duty and together they were all dispersed. गृह मंत्री ने मामला सुलटाने की पहल की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तुरंत विवाद सुलझाने का निर्देश दिया गया। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों को तलब कर लिया गया। मिजोरम और असम का विवाद सीमा बंटवारे पर है, जिसकी शुरुआत आजादी से पहले से हुई। 165 किलोमीटर लंबी सीमा असम के काछार, हाइलाकांदी और करीमगंज जिलों को मिजोरम के कोलासिब, ममित और आइजोल जिलों से अलग करती है। मिजोरम, जिसे मूलतः लुशाई हिल्स कहा जाता है, लुशाई हिल्स असम राज्य में आती थी। 1875 में ब्रिटिश सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए लुशाई हिल्स को काछार के मैदान से अलग कर दिया। इस सरहदी बदलाव को 1933 के नोटिफिकेशन में अधिसूचित किया गया। इन्हीं 2 नोटिफिकेशन पर 2 राज्यों के बीच विवाद बना हुआ है। असम 1933 के ब्रिटिश सरकार के नोटिफिकेशन को मानता है, जबकि मिजोरम कहता है कि 1875 में की गई सरहदबंदी ही कानूनी तौर पर सही है, क्योंकि 1875 का नोटिफिकेशन मिजोरम के मशवरे से हुआ था, जबकि असम 1993 में सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए नक्शे को सही मानता है। लेकिन मिजोरम असम के काछार जिले में 509 स्क्वायर मील जंगल पर अपना दावा करता रहा है। असम और मिजोरम की सीमा पर शांति बहाली के लिए सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को तैनात किया गया। दोनों ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल देगा। घोर घमासान के बीच क्या शांति स्थापना की संभावना है? क्या सदियों पुराने विवाद का सबकी सहमति से कोई समाधान निकलेगा?
इस समस्या को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार ने मन बनाया है, एक अल्टीमेटम दे दिया है कि कुछ भी हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो विवादों को सुलझाना है, जिद्दी समस्याओं का हल ढूंढना है। ब्रजेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़ 18 गुजरात और बिहार के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, और आज हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं स्वराज्य के एसोसिएट एडिटर जयदीप मजूमदार जी। जयदीप जी नमस्ते। ये कुछ ऐतिहासिक समस्याएं हैं जिसको कि जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा जिद्दी समस्याएं हैं। इनका समाधान आसान नहीं है, लेकिन अगर सब मन बना लें तो ये समस्याएं सुलझ भी सकती हैं। जी, डेफिनेटली सुलझ सकती है। इसमें यह है कि मैं थोड़ा हिस्ट्री पे जाऊंगा। ये 1971 में जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आई थी, इंदिरा गांधी जी ने लाए थे, उसमें ये स्टेट्स कई सारे असम को तोड़ के कई सारे स्टेट्स बनाए गए। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड उससे पहले हुआ, तो जो भी है, अरुणाचल, एक्सेप्ट मणिपुर और त्रिपुरा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, बाकी सब स्टेट्स असम से टूट के बनाया गया है। तो जब बनाया है तो इनके जो बॉर्डर्स थे वो कभी पेपर में तो एक बॉर्डर बनाया गया, जैसे रैडक्लिफ ने बनाया था और ब्रिटिशों ने बनाया था। यहाँ भी वैसे ही हुआ कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया मैप में, लेकिन ये लाइन ऑन द ग्राउंड कभी डिमार्केशन हुई नहीं, और पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि ज्यादातर ये बहुत फॉरेस्टेड एरियाज थी, घने जंगल एरियाज थी। और एक चीज हमें समझना चाहिए कि ट्राइबल जो लैंड है वो ज्यादातर कम्युनिटी ओन्ड लैंड है। ये किसी एक मालिक का नहीं है, ये पूरा कम्युनिटी इसके मालिक है। और इनके जो हिस्टोरिकली ये बोलते थे, अच्छा आपका लैंड कौन सा है? हाँ, वो जो नदी है उस नदी के पार तक हमारे हैं, और वो जो पहाड़ है उस पहाड़ के उस पार तक हमारे लैंड है। हम क्योंकि हमारे फोरफादर्स वहां जाते थे फॉर ग्रेजिंग, फॉर कल्टिवेटिंग, फॉर झूम कल्टिवेशन एक्सेट्रा। तो लेकिन ये जो मैप जो ड्रॉ किया गया इंटरस्टेट बाउंड्रीज, दैट हैड नो रिलेशन विद that was the tribals were never consulted for that. तो as a result suddenly कल एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, and then I'm told कि अच्छा ये आपका स्टेट नहीं है, ये असम है, या तो ये दूसरे स्टेट है, आप यहाँ जा नहीं पाएंगे, आप ये लैंड कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ से फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले नहीं पाएंगे। तो ये विवाद का कारण यहीं से, ये इसका जो ओरिजिन है यही है। और कहीं ना कहीं इस मसले को सुलझाने के लिए, और गृह मंत्री इसे समझते हैं ब्रजेश जी, तो इसीलिए उन्होंने इसे जिद्दी समस्या कहा है, लेकिन एक अल्टीमेटम भी दे डाला कि 2022 तक सुलझाइए इसे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप ध्यान रखें कि जब 24 और 25 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे गृह मंत्री अमित शाह, और मैं बता दूं कि कोई पहला दौरा नहीं था, बतौर गृह मंत्री ये उनका चौथा दौरा था, और वो भी दौरा तब जबकि संसद का सत्र चल रहा हो। तो नॉर्थ ईस्ट कितनी अहमियत रखता है उसका एक बहुत बड़ा सिग्नल था। तो जब उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत शिलांग से की, जो कि ओबियसली मेघालय की राजधानी है, और वहाँ पर जो नेसैक की मीटिंग यानी नॉर्थ ईस्ट सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की जो समिति है, उसकी मीटिंग को जब वो एड्रेस कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने बहुत जोर देकर इस बात को कहा कि जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज से रिलेटेड जो विवाद है वो बहुत जल्दी खत्म करने होंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, राज्य जो है अलग अलग मिलकर चल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की समस्याएं अगर होंगी तो उनकी ग्रोथ जो है बहुत मुश्किल होगी, और सबको साथ मिलकर चलना होगा। अगर आपको ध्यान हो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, चूंकि उनका फोकस काफी रहा, जब 2014 के मई में वो प्रधानमंत्री बने, और पहली बार किसी एक इलाके के डेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनी, जो डोनर, जो कि इस बार के जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, वो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर जो कि जी किशन रेड्डी हैं, वो अब उसको हेड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो अष्टलक्ष्मी, चूंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉइन किया हुआ शब्द है नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों के लिए, कि अगर इस लक्ष्मी को, जो अष्टलक्ष्मी है, अगर उसको ग्रोथ करना है तो इस तरह की जो जिद्दी समस्याएं हैं उसको बहुत जल्दी सुलझाना होगा, तब जाकर जो है जो भारत के ग्रोथ इंजन के तौर पर यह इलाका डेवलप हो सकता है। तो ऑब्वियसली काफी टॉप प्रायोरिटी पर है जो इंटरस्टेट बाउंड्रीज रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज या विवाद हैं उसको सुलझाना। पर कहीं ना कहीं ब्रजेश जी, गृह मंत्री कहते हैं हेमंत बिश्व शर्मा को कि आपको बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे राज्य अधिकतर जो हैं सब आप ही से निकल कर आए हैं, और उसी के कुछ घंटों बाद मिजोरम और आसाम के बीच उसी एरिया में
वो काफ़ी विवादित बॉर्डर है, वो जो काछर वाला जो रीजन है, एक तरफ काछर दूसरी तरफ आइजवाल, और एक लाइन है 165 किलोमीटर का, वो जो बॉर्डर खींची गई है वो ऊपर खापड़ बॉर्डर है, सीधी रेखा नहीं है, और वहाँ झड़प हो जाती है। तो ये किसी की शरारत थी या फिर कहीं ना कहीं सबको लगा कि भाई सुलह होने वाली है, समझौता होने वाला है, तो जितना घेर सकते हो घेर लो? देखिए काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज हैं। अभी जैसा कि बताया भी गया कि यह जो बाउंड्रीज हैं इनका डिमार्केशन कभी क्लियर कट तो हुआ नहीं, और दूसरा यह है कि बाउंड्री वाले जो इलाके हैं, इंटरस्टेट बाउंड्री वाले, ये सारे के सारे फॉरेस्ट से भरे हुए हैं, जंगल से भरे हुए हैं। तो इसमें जो है बाउंड्री को ड्रॉ करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसीलिए जो है जब नेसेक की मीटिंग को जब संबोधित कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह, जो कि नेसेक सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं, जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है उसके अध्यक्ष होने के साथ साथ, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जो सैटेलाइट को यूज करें, सैटेलाइट इमेजरी को यूज करें और इसको हम फटाफट सुलझा लें। उससे भी आगे जाकर उन्होंने बड़ी बात यह कही कि देखिए किसी भी राज्य की सीमा जो है थोड़ी सी दाएं बाएं अगर हो, थोड़ी एडजस्टमेंट करने की नौबत आए तो भी आप हिचकिए मत। और खासतौर पे असम को उन्होंने कहा कि आप बिग ब्रदर की भूमिका निभाइए, बड़े भाई की भूमिका निभाइए, क्योंकि सीमा थोड़ी इधर हो या उधर हो, आखिर होना तो रहना तो भारत का हिस्सा ही है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो उसके बाद जो ये विवाद हुआ जिसने कि एक हिंसक स्वरूप ले लिया, आप मानिए कि यह जो सिर्फ राज्य सरकारों का नहीं है, बहुत सारे इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। खासतौर पर अगर आप मिजोरम में देखें, जिन्होंने कि लंबे समय से वहां पर न सिर्फ इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया है बल्कि कई सारे एनजीओज हैं जिनका कि वहां की सोसाइटी पे बड़ा असर है, उन सब की भी इसमें भूमिका हो सकती है, इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी आप देखें जिस तेजी के साथ जो है दोनों राज्यों के प्रमुख अधिकारियों को बुलाया गया, और एक डेडलाइन आपने जिसका खुद जिक्र किया, जिसका कि गृह मंत्री ने बार बार उल्लेख किया कि भाई 2022 खत्म होने के पहले तक हमें इसे सुलझाना है, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं देखिए जो चली आ रही हैं, दशकों से चली आ रही हैं। पहली बार है कि केंद्र में बैठी कोई सरकार इतनी सीरियस है इसको लेकर, और इसीलिए इस तरह की डेडलाइन फिक्स की गई है। और यह सिर्फ कस्टमरी नहीं है, उसके लिए खासा ध्यान है, और इसीलिए बार बार खुद जो है गृह मंत्री के तौर पे अमित शाह इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्रियों से कि भाई सुलझाइए, क्योंकि हम सुलझा लेंगे तो विकास की रफ्तार पर बहुत हमारी रफ्तार तेज हो जाएगी, और नॉर्थ ईस्ट जो है सो इंडिया का ग्रोथ इंजन बन जाएगा, जो कि आजादी के पहले भी हुआ करता था। जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए नेशनल चैनल पर हम नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं। कभी कभी एक बायलाइन में आता था, एक रैप में, न्यूज़ रैप में, छोटी सी सुर्खी में हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते थे, लेकिन इस पर फोकस, इस पर तवज्जो जो है इतनी ज़्यादा शायद 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्होंने देश की बागडोर और कमान संभाली, उसके बाद से ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जो है जोर पड़ने लगा है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में उनकी अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, तभी से ये साफ था कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर को विकास के उस स्तर पर लाने में के लिए प्रतिबद्ध है जिससे वो देश के बाकी राज्यों की कतार में खड़ा हो सके। कुर्सी संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के कम से कम 35 दौरे किए। आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी सरकार के मंत्रिमंडल में पूर्वोत्तर के इतने मंत्री नहीं रहे जितने मोदी सरकार में अभी हैं। अमित शाह देश के पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने मध्य असम के श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि नागांव का दौरा किया। मोदी सरकार में पूर्वोत्तर के विकास की रफ्तार एक मिसाल है अपने आप में। हमने अष्टलक्ष्मी के भाव से 8 राज्यों ने एक मुश्त होकर एक क्षेत्र के नाते अपने अस्तित्व को बनाना पड़ेगा। ऐसा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि 8 राज्यों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है, 8 राज्यों का विकास एक दूसरे पर आधारित है। मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य उनके लिए पहली प्राथमिकता रहे। उनकी नजर में पूर्वोत्तर के इलाकों को विकास और समृद्धि की मिसाल बनाने का सपना सबसे प्रमुख रहा। एक समय था जब उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दिल्ली किसी दूसरे देश की तरह थी, लेकिन केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर तक लाने के लिए पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 35 दौरे किए। सरकार का पूरा जोर समावेशी विकास, क्षेत्रवाद और अलगाववाद से ऊपर उठकर पूर्वोत्तर की प्रगति पर है। पूर्वोत्तर में चल रही परियोजनाओं से जुड़े तमाम तथ्य विकास पर मोहर लगाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए पिछले 6 साल में मोदी सरकार का बजट 2,65,000 करोड़ रहा, जो उससे पहले यूपीए सरकार के 6 साल में 65,000 करोड़ के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय देश का पहला ऐसा मंत्रालय है जिसे कुछ खास क्षेत्रीय अधिकार मिले हैं। इस मंत्रालय को केंद्र सरकार की ओर से बिजली, सिंचाई, सड़क निर्माण और संचार के विकास के लिए दिए गए बजट का समय पर इस्तेमाल नहीं होता, तब भी केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेती, बल्कि 2014 से ही इस मंत्रालय को मिलने वाली आर्थिक मदद लगातार बढ़ाई जा रही है। साल 2019-2020 में मंत्रालय ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बजट का 100% इस्तेमाल करके विकास की दिशा में नया और प्रभावी कदम बढ़ाया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास और कल्याण से जुड़े काम करने वाले विभागों के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है। इन विभागों पर अपना काम समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। 2019 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो परियोजनाएं लाए, उसमें अरुणाचल के तवांग में सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, असम में 75 हेक्टेयर जमीन पर बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण करना, मणिपुर और सिक्किम में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, त्रिपुरा में TSECL के सब स्टेशन की क्षमता को बढ़ाकर 400 kV तक करना, उत्तरी सिक्किम में 2 लेन के कैंटिलीवर पुल का निर्माण करना, मेघालय में मुकरो उम्पर सड़क बनाने के अलावा सभी 8 राज्यों को इंद्रधनुष गैस ग्रिड कनेक्शन से जोड़ना शामिल है, जबकि इसके लिए 1656 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं। पूर्वोत्तर के राज्यों के नेताओं की केंद्र में बड़ी भागीदारी और उन राज्यों के विकास के लिए सबसे अहम है। 2019 के चुनाव में उत्तर पूर्व के राज्यों से संसद तक पहुंचने वाले 24 में से 17 सांसद बीजेपी के हैं। Arrival of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, जबकि मोदी सरकार में 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। दरबार हॉल में आगमन। बीते कुछ साल में इस इलाके में हिंसक घटनाओं में भारी कमी देखी गई है। ये उन कोशिशों का नतीजा है जिसने इलाके में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान दिया और विकास के नए मापदंड स्थापित किए। इनमें बोडो शांति समझौते के लिए 1500 करोड़ का पैकेज देना, त्रिपुरा में ब्रू रियांग शरणार्थियों को बसाने की पहल, असम समझौते के लिए हाई लेवल कमेटी बनाना, कार्बी विद्रोह को खत्म करने के लिए कार्बी शांति समझौता करना, मणिपुर में नाकेबंदी खत्म करना, त्रिपुरा में 30 साल से सक्रिय NLFT उग्रवाद को खत्म करने के लिए शांति समझौता करना और बांग्लादेश से जमीन की सीमा समझौता करना शामिल है। बांग्लादेश के साथ जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, आने वाले 1 दशक के बाद बॉर्डर का जो एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट के विकास का गेटवे बनने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में सीमाओं को लेकर सारी कोशिशें सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों से लगने वाले देशों के साथ बॉर्डर संधि से भी जुड़ी हैं। इससे भारत के सीमांत इलाकों को फायदा मिलेगा। एक समय था जब उत्तर पूर्वी राज्यों से सिर्फ उग्रवाद, घुसपैठ, नाकेबंदी और नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी की खबरें आती थीं। लेकिन अब मौजूदा दौर में हालात काफी बदल चुके हैं। अब यहाँ विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, निवेश और ऐसी कई अच्छी खबरों की चर्चा होती है। और ब्रजेश जी, इसी पर आपको ज्यादा बताने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है, ये छोटा आंकड़ा नहीं है कि 65,000 करोड़ 2014 से 6 साल पहले यूपीए 2 के अंदर यूपीए 1 और 2 में आपने देखा कि उतना उनमें इन्वेस्टमेंट था, और 2014 से लेकर 2021 अब तक 2,65,000 करोड़, इतनी मात्रा में धनराशि का उस तरफ बढ़ाना, यानी कि आप पूरी तरह से सीरियस हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत को एक लेवल पर लेकर आना चाहते हैं। निश्चित तौर पर मोदी सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है और इसके देखिए कोई 1-2 नहीं, तमाम उदाहरण है। आप ध्यान रखिए कि पहली बार जो है सो इस बात को मोदी सरकार ने महसूस किया, खासतौर पे जब मई 2014 में वो सरकार बनी, कि नहीं भाई पूर्वोत्तर जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है, देश के बाकी हिस्से की तुलना में उसके विकास की रफ्तार कम है, तो आप एक जो है सो खास मिनिस्ट्री उसके लिए बनाइए और इस तरीके से डोनर बना। और वो कैसे लगातार उसका आप ध्यान रखिए कि जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो डेवलपमेंट की जो अमाउंट है, जो बजट है, वो लगातार बढ़ता चला गया। और आप ध्यान रखिए जो
पिछला वित्त वर्ष था उसमें जो है 100% इस्तेमाल हुआ है पूरी की पूरी जो है सो बजट राशि का, जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए सैंक्शन की गई। यही नहीं जो है 2014 से लेकर अभी तक देखिए लगातार वो अमाउंट बढ़ती चली गई है। तो इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी एक जो बहुत बड़ा इशू था उसको जो है सो काफी हद तक सॉल्व किया गया। और आप ध्यान रखें कि अमित शाह जब उनके दौरे का पहला दिन था 24 जुलाई को, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तब जो है सो नॉर्थ ईस्ट जो है अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर पाएगा। और यह कनेक्टिविटी जो है रेल, रोड और एयर तीनों किस्म की, और ये 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले ये पूरा कर लिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के जो सभी 8 राज्य हैं वो इन तीनों ही किस्म की कनेक्टिविटी से युक्त होंगे। और आप ध्यान रखिए, अगर ये इसको गेटवे टू द ईस्ट अगर आपको बनाना है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो बहुत अहम हिस्सा रहने वाला है, तो आपकी पोर्ट की कनेक्टिविटी भी बनानी होगी। तो आप देखिए ऑलरेडी चट्टोग्राम के लिए कनेक्टिविटी हो गई है सबरूम होते हुए जो त्रिपुरा का है। दूसरी जो है सो आप जाहिर है म्यांमार होते हुए आप एक और पोर्ट जो है सो आप देने जा रहे हैं, उसके लिए भी बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि कुल जो दृष्टिकोण है वो ये है कि भारत की जो मुख्य धारा में नॉर्थ ईस्ट के लोग उनको शामिल करना, और साथ में जो है सो वहां पर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वहां पर ग्रोथ पैदा करना कि वह जो है सो भारत के लिए एक तरह से ग्रोथ इंजन का काम करे। ये है जो है पूरी रणनीति मोदी सरकार की, जिसको कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह जो कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को भी हेड करते हैं, उस भूमिका में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी, आप तो उस क्षेत्र पे से काफी वाकिफ हैं, जानते हैं जयदीप जी, और वहाँ काफी भ्रमण भी कर चुके हैं। आपको लग रहा है पिछले 6-7 साल में काफी कुछ बदला है वहाँ? क्या बदला है सबसे ज्यादा आपके हिसाब से? कनेक्टिविटी जो है, जो ब्रजेश जी ने कह रहा था, वो कनेक्टिविटी तो डेफिनेटली बढ़ गया है। अभी जो कलकत्ता से थ्रू बांग्लादेश रिवरवेज से कार्गो जाना शुरू हो गया टू गुवाहाटी एंड अपर असम। एशियन हाईवेज बन रहा है। इनफैक्ट जो डिस्प्यूट जो उस दिन हुआ था मंडे को एट द बॉर्डर मिजोरम असम बॉर्डर, उसी से वही सेम स्पॉट से एशियन हाईवे जाएगी टू म्यांमार एंड टू सितवे पोर्ट, जो इंडिया ने डेवलप कर रहा है। अब कनेक्टिविटी बढ़ी। अच्छा, ये कनेक्टिविटी के लिए 2022 का जो डेडलाइन दिया गया वो इसी कारण कि अगर ये डिस्प्यूट्स होते रहा तो ये कनेक्टिविटी, ये रोड तो बन नहीं पाएगा, ये एशियन हाईवे जो है वहां से तो बन नहीं पाएगा। इसीलिए ये डेडलाइन दिया गया कि आप जो समस्या है वो उसको सुलझाइए आप दोनों बैठ के, इन ए स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक। ये स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक में होगा कि असम को थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा अपना जमीन, या जो ट्राइबल्स लोग जो डिमांड कर रहे हैं, that should be the spirit of give and take। इसमें ये फायरिंग और इससे तो कुछ सुलझाने वाला है नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। ये एक हुआ। नंबर 2 जो है, जो बार बार मोदी जी ने जो पॉलिसी बना दिया था कि एवरी मिनिस्टर शुड गो टू नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण दौरा करना है once every 2 months। तो ये चल रहा है, बहुत सारे मंत्री जा रहे हैं। तो इससे जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है जो that is going to increase, and I think इसके कारण जो इंटीग्रेशन है that will become much stronger। मैं समझ रहा हूं आपकी बात कि इंटीग्रेशन तो बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा का भी प्रयोग किया गया है। मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं ब्रजेश जी कि हिंदी भाषा को जिस तरह से जहां पर प्रचार किया गया है, कहाँ पहले 3 स्टेट में होता था, अब कम से कम 6 या 7 स्टेट्स में हिंदी का प्रयोग हो रहा है, इससे भी फर्क पड़ा है। ये भाषा की राजनीति नहीं है, ये रोजगार की राजनीति है निश्चित तौर पर। और आप देखिए जो है, मैं बताऊं 24 जुलाई की शाम में जब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे अमित शाह बतौर अध्यक्ष, तो उन्होंने इस मुद्दे को खासतौर पर उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए हिंदी जो है, आप उसको ये मत मानिए कि हिंदी आप पर जबरदस्ती थोप कर हम कुछ और करना चाहते हैं, बल्कि हिंदी का इस्तेमाल अगर नॉर्थ ईस्ट में बढ़ता है तो उससे किस तरीके से फायदा हो सकता है। पहला उदाहरण उन्होंने खुद का दिया व्यक्तिगत। उन्होंने कहा कि देखिए 2011 में जब मैंने तय किया कि मुझे केंद्र की राजनीति करनी है, राष्ट्रीय राजनीति करनी है, तो मुझे गुजराती आती थी, मैंने हिंदी सीखी और उस हिंदी सीखने के चक्कर में मेरी गुजराती भी और इंप्रूव हो गई, और किस तरीके से मुझे राजनीतिक तौर पे फायदा मिला वो आप सभी लोगों के सामने है। दूसरा, उन्होंने 2 राज्यों का उदाहरण दिया जो कि गैर हिंदी राज्य हैं, और वो राज्य थे तमिलनाडु और केरल। उन्होंने कहा कि दोनों जगह से औसतन जो है, अगर आप आबादी के हिसाब से देखें तो एक ही एवरेज के हिसाब से वहां पर जो है नर्सिंग की पढ़ाई होती है, उतनी कैपेसिटी है और जो ट्रेंड नर्सेज निकलती हैं। लेकिन केरल की नर्सें जो है पूरे देश के अस्पतालों में आपको दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि उनको हिंदी आती है, केरल में हिंदी पढ़ाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में ऐसा न होने की वजह से तमिलनाडु में जो नर्सें वहां पर तैयार होती हैं, जो पढ़कर जो है वो ट्रेंड होती हैं, उनको उस तरीके से जॉब नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को जो शेष भारत से
कनेक्ट करने और जो सो नॉर्थ ईस्ट के जो युवा हैं उनकी जो सो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हिंदी का जो है इस्तेमाल यहाँ पर बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि देखिए हिंदी जो सो भारतीय भाषाओं में से एक है, तो इससे जो सो भारतीय भाषाएं जो है वह एक दूसरे के सहयोग से ग्रो करेंगे, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो है सो इसको जो है सो आप पूरी ताकत के साथ जो है सो आप इसमें जुट जाएं। तो आज की तारीख में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सिवाय मिजोरम हर जगह हिंदी की पढ़ाई हो रही है, हर जगह हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन ये था कि जो 8 मुख्यमंत्री थे उनमें से जो सो 5 ने अपना भाषण, एक तरह से कह सकते हैं पूरा भाषण हिंदी में दिया। गृहमंत्री हमेशा तो देते ही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये घूम फिर के सुई आकर मिजोरम पर क्यों आकर अटकती है और इसका क्या कारण है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आगे का रोड मैप क्या है, विकास की पटरी जो है इस पर ये रेल कितनी तेज दौड़ेगी, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 1 और नंबर 2 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर को लेकर विजन साफ है। सिर्फ विकास ही पूर्वोत्तर में न केवल शांति का पथ बनेगा, बल्कि पूर्वोत्तर के संसाधनों का सही इस्तेमाल भी हो सकेगा। अब नस्लीय टकराव, सीमाई भौगोलिक विवाद और पहले की सरकारों के अधूरे वादों से इलाके में हिंसा भी बढ़ी और विकास में रुकावट भी आई। अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीमाई विवादों को सुलझाने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। समय आ गया है इस सभी चीजों को साइड में रखकर नॉर्थ ईस्ट ने एक मुश्त बनकर भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन बने। पूर्वोत्तर में ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन स्थल और कुदरती खूबसूरती के तौर पर क्षमताओं की जड़ें बहुत गहरी और संभावनाएं आसमान से ऊंची हैं। बीते 6 साल से पूर्वोत्तर मोदी सरकार की विकास योजनाओं का केंद्र रहा है। पूर्वोत्तर के लिए 12 मुद्दों का एक्शन प्लान बताता है कि गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर दौरा अपने आप में ऐतिहासिक है। यह केंद्र सरकार का ऐसा प्रयास है जो समझौतों को लागू कराने से लेकर सीमा विवाद को सुलझाने तक और इस इलाके को ड्रग्स के खतरे से मुक्त करके पर्यटन क्षमता को साकार करने तक लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी कोशिशें पहले ही होनी चाहिए थी, जो पिछली सरकारों में नहीं हुई। अब जन कल्याण और विकास की जो पहल की गई है उस पर लगातार नजर रखी जाएगी। समझौते बक्से में पड़े हैं जिन पर इतनी धूल पड़ी है कि समझौते से ज्यादा वजन धूल का हो गया है। आसाम समझौते के दस्तावेज को 85 के बाद अगर किसी ने खोला तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला, किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं खोला। बेहिसाब बारिश और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर चेरापूंजी के पुराने हालात को फिर से बहाल करना केंद्र सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। गृह मंत्री ने अपनी 2 दिन की यात्रा में हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की। चेरापूंजी को स्थानीय लोग सोहरा कहते हैं। कभी इसकी पहचान हरित क्षेत्र और भारत की बारिश वाली राजधानी के रूप में थी। बीते कुछ दशक में इस इलाके में जबरदस्त वनों की कटाई हुई। मेघालय सरकार को इसकी चमक बहाल करने के लिए असम राइफल्स के साथ मिलकर काम करना है। 50 करोड़ की अनुमानित लागत से डोनर मंत्रालय और मेघालय सरकार दोनों इकट्ठा होकर इस 100 हेक्टेयर का एक नया यहाँ पर वन निर्मित हो, इस प्रकार का हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले 3 वर्षों में यही क्षेत्र के अंदर लगभग 1000 हेक्टेयर में 1 मिलियन वृक्ष लगाने का हमारा कार्यक्रम है। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कई योजनाओं को लागू कर रहा है। ये विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला के लिए उपग्रह तकनीक का उपयोग करने वाले कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है। बाढ़ आने से पहले उसकी चेतावनी देने वाले सिस्टम की परियोजना असम के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों को कवर करती है, जो वक्त रहते तैयारी के लिए सावधान भी करती है। भू-स्थानिक तकनीक से कृषि मूल्यांकन, योजना और निगरानी का काम चल रहा है। NESSC उपचार संग्रह के लिए जगह के चुनाव, परीक्षण और नोट्स की स्थापना में शामिल रहा है। UAV रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रोडक्ट्स रिमोट सेंसिंग शामिल किया गया है। वन कार्य योजना तैयार करने में जरूरी जानकारी देने के लिए राज्य के वन विभागों को सहायता दी गई है। राज्य की सीमाओं को तय करने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का उपयोग किया जाता है। निवेश और रोजगार के लिए पर्यटन बड़ा क्षेत्र है, जो राज्य का मुख्य विषय भी है। इसलिए यहाँ के विकास कार्यों में
केंद्र सरकार सक्रिय रूप से शामिल है। पहले चरण में कुल 9 टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाएंगे। स्वदेश दर्शन और नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव कार्यक्रमों के तहत वित्तीय मदद दी जाएगी। पर्यटन से जुड़ी 22 परियोजनाओं को अब तक मोदी सरकार से मदद दी जा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूर्वोत्तर रीजन के विकास कार्यों के लिए बने मंत्रालय में एक पर्यटन मंत्री के तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से सामाजिक आर्थिक विकास तय किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की विकास योजनाओं में पर्यटन और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 35 नेशनल हाईवे परियोजनाओं को लागू किया गया है। इसमें 7,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 536 किलोमीटर हाईवे शामिल हैं। 350 करोड़ की लागत से भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट विकसित किया जा रहा है। रेल संपर्क के लिए 39 किलोमीटर बेलोनिया सबरूम लाइन का काम पूरा हो चुका है, जो दक्षिण त्रिपुरा और बांग्लादेश में चट्टोग्राम बंदरगाह तक पहुंच आसान बनाएगी। उत्तर पूर्व में 2,352 किलोमीटर लंबे पूरे रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण किया जाना है, जिसकी लागत करीब 2,300 करोड़ है। लंबे समय से उपेक्षित संसाधनों और क्षमता का उपयोग बड़ी जीत है और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और ये सिर्फ सीमाई विवाद नहीं, जो वादे किए गए, जिन जिन गुटों के साथ समझौता किया गया और जो वादे किए गए, उन वादों पर खरा उतरने की बात भी कही है कि वापस तभी आएंगे जब सारे वादे निभा चुके होंगे। ब्रजेश जी। जी हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जो है सो 2 दिन का जो दौरा था उसमें जो है कई कार्यक्रम ऐसे थे जिसमें इन्होंने इन पक्षों को बार बार रखा। उन्होंने कहा कि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हम पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों की एयर रेल और रोड कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बहाल करके छोड़ेंगे। वही नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं, जो तमाम इंसर्जेंट ग्रुप्स जब उन्होंने सरेंडर किया, जब वो विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए, तो उनसे जो भी वादे किए गए उन सभी वादों को हम पूरा करके रहेंगे। और आप ध्यान रखिए कि जो है 25 जुलाई को जो आखिरी कार्यक्रम था उनका नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी, वो मेडिकल कॉलेज जो है, जो बोडो समझौते जो हुए थे उसकी प्रक्रिया के तहत केंद्र ने अपनी तरफ से रखा था कि हमारे अपने इंटेंशन कितने जो है सकारात्मक है और हम करना चाहते हैं। होता यह था कि पास्ट में कि वादे कर लिए जाते थे, समझौते कर लिए जाते थे, चाहे संबंधित राज्य सरकार हो, केंद्र हो, या फिर वो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो कि हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आते थे। वादे तो कर लिए जाते थे, बट उनको समय से पूरा नहीं किया जाता था या भुला दिया जाता था, जिसकी वजह से समस्या बरकरार रहती थी और फिर से वो ग्रुप जो है हथियार उठाने के लिए बाध्य हो जाते थे। तो ऐसे में जो है अमित शाह ने मोदी सरकार की प्रायोरिटी को बिल्कुल साफ किया कि जो भी वादे जो है सो हमने किए हैं, जो भी पास्ट के वादे हैं, सबको समय से पूरा किया जाएगा। और ये समय आप ध्यान रखिए कि जो सो 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले भी इन सभी वादों को पूरा कर लिया जाएगा, तभी मैंडेट लेने के लिए जाएंगे। जी, और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जयदीप जी ये भी हिस्टोरिकली ये इश्यूज रहे हैं, जैसे ये 12 पॉइंट एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं। विकास तभी हो सकता है जब लोगों में विश्वास होगा, और विश्वास तब आते हैं जब वादे पूरे होते हैं। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो वादा किया है उसको निभाने की मंशा दिखा रहे हैं ग्राउंड पर। जी एब्सोल्युटली, ये तो दिखा रहे हैं और कई सारे वादा भी हो रहा है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिजेस, अरुणाचल में ट्रेन जा रहा है टू इतना 16,000 फीट ऊंचाई से जा रहा है, अभी ट्रेन लाइन तैयार हो रहा है, मैंने कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जो मैं समझता हूँ, ये है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में ही, इसको ये वेस्टेड इंटरेस्ट ये काम नहीं होने दे रहा है। अब मैं अगर आपका विथ योर परमिशन आई कम बैक टू द बॉर्डर डिस्प्यूट। एक चिंता करने का, सोचने का ये मुद्दा है कि जब ये हेमंत बिस्वा शर्मा जब पावर में आया इन अर्ली मई, उसके बाद मिडिल ऑफ मई, उसके बाद से इमीडिएटली ये कभी नहीं हुआ कि चारों स्टेट के साथ असम के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो साइमल्टेनियसली एंड वेरी वेरी स्ट्रांगली एक साथ ये इट फ्लेयर्ड अप। व्हाट वाज द रीजन? ये कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड। ये सडनली क्यों हुआ कि ऑल द 4 चारों स्टेट के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, जिस दिन ये मिजोरम के साथ जो फायरिंग हुआ उसी दिन मेघालय बॉर्डर पे भी इंसिडेंट घटनाएं हुई। उससे अर्ली जून में एक कांग्रेस का असम का कांग्रेस एमएलए के ऊपर
जब वो बॉर्डर पे गया था नागालैंड के साइड पास में बॉर्डर के साथ, उनके ऊपर फायरिंग हुआ था ना फ्रॉम द नागालैंड साइड। ये इट सीम्स देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट कि ये पूरा डिस्प्यूट को टू फ्लेयर अप द होल डिस्प्यूट। इसका एक ये है कि इमीडिएटली आफ्टर मिजोरम का जो इंसिडेंट हुआ, देयर वर calls from all the states, all the rest of the states of the northeast or most of the states कि Assam CM को resign करना चाहिए. He is the person responsible for that. So coming back to my point, it is vested interest बहुत सारे हैं. ये जो insurgency को इतने साल, इतने decades तक जो it went on. Why did it go on? It went on because of vested interests. ये the politician bureaucratic class in the northeast, इसके कारण ये नहीं, आप ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, ये कौन है जो पीछे ये छुप करके वार करने वाले लोग हैं जो कि एक पटकथा वहाँ पर उसका वो सृजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके गोरख धंधे चलते रहें और यहाँ पर ये बवाल मचता रहे और भारत पीछे रहे, नॉर्थ ईस्ट पीछे रहे, लेकिन उनका काम आगे बढ़ता रहे। ये कौन ऐसे लोग हैं? अमित शाह ने पूर्वोत्तर के विकास का ब्लूप्रिंट तो बना लिया है, लेकिन पूर्वोत्तर को आजादी से पहले वाले 25% जीडीपी के आंकड़े तक ले जाने में अभी बहुत रुकावटें हैं। पूर्वोत्तर विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है और यहाँ राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़े खतरे हैं। 8 राज्य, दर्जनों जनजातियां और उप संप्रदाय, सियासी तौर पर बेहद डावाडोल हालात, मुल्क का ऐसा इलाका जहां सबसे ज्यादा लोग आत्मनिर्भर हैं। पिछले कुछ दशकों में यहां हालात ने जबरदस्त तरीके से करवट बदली। नतीजा ये हुआ कि इससे इस पूरे इलाके में विभाजन की आशंकाओं ने गहरी जड़ें जमा ली। लेकिन अहोम, देवरिस, सोनोवाल कचारी, मोरन, आदिवासी और मिशिंग, नागा, मिजो जैसी बहुत सी आदिवासी प्रजातियां इन तमाम चुनौतियों के साथ जबरदस्त मौके भी मुहैया करवाती हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो यहाँ की बोलियां, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का नृत्य, संगीत, खानपान, संस्कृति, उसको संभाल कर रखना, संजो कर रखना और पूरे भारत के अंदर इसका आकर्षण पैदा करना। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के पूरे विवाद को समाप्त कर कर इसको एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाना। और तीसरा, नॉर्थ ईस्ट को एक विकसित प्रदेश बनाकर आजादी के पहले जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारा था इस क्षेत्र का, इसको वापस लाने का प्रयास करना। विद्रोहियों के साथ साथ अलगाववादी समूह और गैर सरकारी संगठन इस इलाके की मुसीबतों का केंद्र बनकर उभरे, जिससे यहाँ के लोगों का नजरिया ही बदल गया। द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, द जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, NSCN और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने तो हालात और भी खराब कर दिए। बीते 6 साल में इस मोर्चे पर भी बेहतरी लाने के लिए जो कोशिशें की गईं, उससे जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। 2019 और 2020 में उग्रवाद की हिंसा के साथ साथ नागरिक और सुरक्षा बल के जवानों के मारे जाने की संख्या भी पिछले 2 दशकों में सबसे कम दर्ज की गई। प्रवासी लोगों के साथ टकराव ने यहाँ के हालात को और भी ज्यादा बदतर बना दिया। असल में यहाँ की खुली सीमाओं की वजह से मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का आना जाना लगा रहा। इन लोगों की वजह से इलाके में बंगाली बनाम स्थानीय आबादी के बीच एक बंटवारा नजर आया। उत्तर पूर्वी राज्यों का यह नक्शा सारी हकीकत बयां कर देता है। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन और नेपाल की सरहदें उत्तर पूर्व के राज्यों से मिलती हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान सभी किसी न किसी स्तर पर चिंता का विषय बने रहे। भारत में कैंसर के रोगियों की संख्या सबसे अधिक उत्तर पूर्व में ही है। ये उन चुनौतियों में से एक है जिसका केंद्र ने डट कर सामना किया। एक बड़ा बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प था, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। और लंबे समय के शासन में कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को वादों के अलावा कुछ नहीं किया, मगर कभी वादे समाप्त नहीं। उन्हीं के समय के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट कैंसर कैपिटल बनकर रहा। तो न केवल आसाम परंतु पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर को कैंसर के खिलाफ लड़ने की एक बहुत बड़ी सुविधा
अपने मुहाने पर आसाम के अंदर पूरी हो जाएगी। उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि चीन का खतरा कुछ हद तक टला है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ड्रैगन की सलामी स्लाइसिंग आक्रामक और घुसपैठ की हरकतें पिछले कई दशकों से इस इलाके में सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा संबंधी कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ICBR 2 के तहत भारत चीन सीमा पर 12,435 करोड़ रुपए की लागत से 683 किलोमीटर सड़कें बनाई जानी है। अरुणाचल में सीमा पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 18 फीट ट्रैक के साथ साथ दूसरी बिल्डिंग्स और ढांचे तैयार किए जाएंगे, जिनकी लागत करीब 1162 करोड़ रुपए बैठेगी। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर करीब 24 किलोमीटर बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। मोदी सरकार की बदौलत अब पूर्वोत्तर के पूरे रीजन में बदलाव का वक्त आ गया है। जमीनी बदलाव से लेकर यहाँ के लोगों की जिंदगी बदलने तक का बदलाव। चलिए ब्रजेश जी और जयदीप जी से बात करते हैं। ये कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि वहां पर माहौल को खराब ही रखना चाहते हैं? क्या ये वहां पर जो कुछ NGOs हैं जो ये काम करना चाहते हैं, जो कि जिनके साथ पिछले कई दशकों से वो वहां ऑपरेट कर रहे हैं, तो जिनकी वजह से वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी उनसे मिले हुए हैं? ये ऐसे संगठन हैं जिन्हें एकता नहीं होगी? ये जो असम का ये जो नया सरकार जो आया मिडिल ऑफ मे में, इन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर बहुत कड़ी व्यवस्थाएं ली। बहुत सारे ड्रग्स, मिलियंस ऑफ रुपीस का ड्रग्स इन्होंने कॉन्फिस्केट करके डिस्ट्रॉय किया। बहुत सारे ड्रग ट्रैफिकर को इन्होंने अरेस्ट किया। तो ड्रग्स कहाँ से आते थे? म्यांमार से, मिजोरम होके आते थे। और ड्रग लॉर्ड्स जो है, ड्रग कार्टेल्स जो है, वो मिजोरम में ये है, ड्रग लॉर्ड्स है। तो इनके तो बिजनेस पे ठप लग गया। जो देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्सेस जो चाहते नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट रेस्ट ऑफ द कंट्री से इंटीग्रेट हो जाए, और वहां विकास हो। उसको बैकवर्ड रखने का ही एक जो एजेंडा है, उसको नॉर्थ ईस्ट बैकवर्ड रहे और हम लोग अपना राज चलाते रहे। क्या कुछ ऐसी मिशनरी ग्रुप्स हैं जो कि ये काम कर रही हैं? ये सॉफ्ट अलगाववाद की जो नैरेटिव है कि आप इंडिया थोड़ी हो, आपका तो अलग राज्य होगा, क्या वहाँ पर कुछ ऐसे खाद्यान्न हैं जिनको कि माइन करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है आगे प्रगति के लिए, और जिसको रोका जा रहा है? कुछ कार्टेल्स हैं, जैसे ड्रग कार्टेल्स की बात की ब्रजेश जी। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, और मैं जो है वो एक बहुत मेजर पॉइंट था जो मैं 12 पॉइंट एजेंडे की बात कर रहा था कि ऐसे NGO जो कि पूर्वोत्तर में अलगाववाद को फैला रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करना। और ध्यान रखिए कि इसमें जो है गृह मंत्री ने बहुत जोर देकर सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप जो है इस मामले में किसी भी किस्म की शिथिलता ना बरतें। और आप देखिए, जो ऐसे NGOs की तरफ जो इशारा कर रहे थे, वो NGOs क्या कर रहे हैं? कई सारे ऐसे NGOs हैं जो कि खासतौर पे नागालैंड, मिजोरम और मेघालय के कुछ हिस्सों में जो कि अलगाववाद को इस सीमा तक लेकर जाते हैं कि वो कहते हैं कि अरे भाई, आप तो अगले कुछ वर्षों में आप अलग राष्ट्र बनने वाले हैं, और आपके यहाँ यूरेनियम का इतना रिच जो है सो भंडार है, इतना बड़ा भंडार है। केंद्र सरकार जो है सो इस बहुत ही प्रेशियस जो आप मेटल है उसको यहाँ से निकालना चाहती है, माइनिंग करके लेके जाना चाहती है, आप मत करने दीजिए। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा जो है अलगाववाद की भावना भड़काने का ये काम करते हैं। और स्वाभाविक है कि जब इन इलाकों में विकास की प्रक्रिया तेज होगी तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इनका जो बड़ा एजेंडा है, आप ध्यान रखिए, उसमें कन्वर्जन भी एक बड़ा एजेंडा है, उस पर जो है सो बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। इसलिए वो इस तरीके से लगातार भड़काने का काम करते रहे। इसके लिए बाकायदा प्रिंटेड लिटरेचर तक जो है इन्होंने छाप छाप कर गाँव गाँव में भेजा। और इसको लेकर जो है, चूंकि गृह मंत्रालय बहुत गंभीर है, तो बड़े पैमाने पर ऐसे NGOs को चलाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई, उनको जेल के पीछे धकेला गया। इसकी वजह से भी बहुत बेचैनी है, और ये बेचैनी ही जो है इस तरह से जो समय समय पर कुछ जो घटनाएं होती हैं, केंद्र सरकार जो है इसको लेकर बहुत ही सीरियस है। और खास तौर पर कहा गया सभी मुख्यमंत्रियों से कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचक न दिखाएं, क्योंकि इनकी मानसिकता जो है राष्ट्र को तोड़ने की है। जी, समस्याएं जिद्दी हैं लेकिन इरादे बुलंद। और जैसे कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो यहाँ कोशिश तो वो चल रही है, कितनी आगे बढ़ पाएंगे, कितना इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, और साथ लोगों का ज़रूरी है। चाहे कोई कितना भी इस पूरे एजेंडे को, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पुश करे, लेकिन अगर लोग साथ में जुड़ जाएं,
जैसे कि खेल जगत में नॉर्थ ईस्ट के एथलीट्स भारत का परचम लहरा रहे हैं, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के लोग हर डिसिप्लिन में हर जगह भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। और इस पर कार्यरत है मोदी सरकार, कार्यरत हैं गृह मंत्री अमित शाह। आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में लोगों को, सारे स्टेट्स को, सभी नेताओं को, सभी ट्राइब्स को, सभी जातियों को साथ में जुड़ने की ज़रूरत है। क्या वो जुड़ेंगे? देखेंगे आगे आगे होता है क्या। फिलहाल इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट को विराम देने का वक्त आ गया है। ब्रजेश कुमार सिंह और जयदीप मजूमदार, धन्यवाद, नमस्ते।